आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आए हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। उस मैदान में जिस मैदान ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे क्रांतिकारियों को पैदा किया। ये पटना का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक ऐसा भव्य मैदान है जो ऐतिहासिक गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बड़ा ये मैदान है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये पूरा हरा भरा मैदान है। इस समय तो जन्माष्टमी का मौसम है, काली घटाएं आसमान में छा रही हैं। हवा बहुत सुंदर चल रही है, मंद मंद हवा चल रही है। मतलब फीलिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं। आप लोगों को हम चारों तरफ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। जितना आपको दिखेगा उससे ज़्यादा कहीं ये भव्य है और अपनी भव्यता के लिए ही ये पुस्तकों में, इतिहास की पुस्तकों में शुमार है। हम इस मैदान का एक चक्कर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमको मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन देखते हैं पूरा कर पाते हैं या नहीं। इसकी भव्यता को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि ये 1/4 भी पूरा करना मुश्किल है, लेकिन अपने हौसलों को बुलंद करते हुए हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गलत चैलेंज ले लिया है। बहुत ही भयंकर मैदान है, सर्कुलर है। बड़ी बात यह है, लेकिन अपने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से छोटा है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से ये उससे ज़्यादा महत्व रखता है, कई गुना ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि देश में तानाशाही सरकारों को गिराने के लिए और तानाशाही सरकारों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने के लिए इस ज़मीन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, जिसने उत्तर भारत की राजनीति में कई बड़े नेता पैदा किए, जिन्होंने कई दशकों तक इस देश की राजनीति को नियंत्रण में रखा है। और आज भी उनकी लीगेसी इस देश की राजनीति को कहीं ना कहीं, इस देश के राजनीतिक माहौल को नियंत्रण में रखे हुए है, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो। लालू प्रसाद यादव जी की लीगेसी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने इस मैदान में कई बार बिहार की जनता को संबोधित किया है और बिहार की जनता को जागरूक किया है कि देश की जो तानाशाही राजनीति है उसको पलटने में उनका सहयोग करें। और वास्तविक रूप से ऐसा ही हुआ। देश में जब कोई भी सरकारें अपनी तानाशाही के चरम स्तर पर पहुंच जाती हैं तो कई बड़े नेता आते हैं और उनका सामना करते हैं। वैचारिक क्रांतियों का जन्म होता है, विचारधाराएं संघर्ष करती हैं और उन विचारधाराओं को मानने वाले लोग समर्पित रूप से क्रांति करते हैं और जिसके फलस्वरूप ही कोई भी विचारधारा उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है जिसको सिद्ध करने के लिए, जिसके विरोधाभास में वो संघर्ष करती है, राजनीति करती है। और
एक नई व्यवस्था को स्थापित करती है और उन तानाशाही व्यवस्थाओं को एक आईना दिखाने का काम करती है कि भाई साहब, महोदय, महाशय, नायक नायिकाओं, तानाशाहों जो अपने आप को संविधान से चुन कर आते हैं और संविधान के सर्वस्व समझने लगते हैं, संविधान के ऊपर समझने लगते हैं, तब इन्हीं मैदानों में क्रांति का आगाज़ होता है और उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि भाई साहब, आप संविधान से बहुत छोटे हैं। बाकी की बात बाद में करेंगे, क्योंकि ये एकदम किनारे पे हम वॉकिंग कर रहे हैं, तो इधर ट्रैफिक थोड़ा लगा हुआ है। ये यहाँ का CBD रीजन है और मार्केट्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मॉल हैं यहाँ पे। खादी मॉल है, बिहार सरकार के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है और लाइसेंस प्राप्त है इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार सरकार खादी मॉल, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है। और बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारे विदेशी ब्रांड के मॉल्स यहाँ पे हैं और ट्रैफिक ज़्यादा है। इस वजह से हम पिछला कन्वर्सेशन थोड़ा आगे निकल करके शुरू करते हैं। अब यहाँ से सफ़र हम लेमन टी से शुरू करेंगे। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, खिलाड़ी भी आते हैं, अलग अलग फील्ड के खिलाड़ी भी आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं, भारतीय सेना में जाने के लिए तैयारी करने वाले लोग भी आते हैं। मज़ा आ गया, मसाला चाय बहुत ज़बरदस्त दी है बिहारी बाबू ने। सेना में तैयारी करने वाले नौजवान भी आते हैं और अलग अलग तरह के स्पोर्ट्समैन भी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं। कॉलेज में जीवन व्यतीत करने वाले, स्टूडेंट लाइफ जीने वाले प्रेमी प्रेमिकाएं भी देखने को मिलते हैं। मतलब काफ़ी तरह से रंगीन माहौल भी रहता है यहाँ का और प्रेरणादायक भी रहता है। जब आप स्वतंत्र भारत के बाद का, स्वतंत्रता के बाद के भारत का इतिहास पढ़ते हैं, खासकर उसके राजनीतिक हिस्सों को जब पढ़ते हैं, राजनीतिक अस्थिरता को जब आप देखते हैं, तब आपको सच में इस मैदान की भव्यता का एहसास होगा। खासकर जब मंडल और कमंडल की राजनीति का दौर था और स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के, इन्हें लोकनायक के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के उस समग्र क्रांति का जो दौर था, चाहे वो दौर रहा हो जिसने इस देश की बड़ी से बड़ी सरकारों को आईना दिखाने का काम किया था, तो अंततोगत्वा आप इस मैदान की महत्व को तभी समझ पाएंगे जब आप इस मैदान के, इस सरजमी के, इस देश की राजनीति के जो इतिहास से रूबरू हों। तब आप इस मैदान में आए तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस समय बिहार सरकार जोरों से विकास कार्यों में लगी है
पटना में मेट्रो का काम ज़ोरों से शुरू हो रहा है, बड़े स्तर पे, जैसे लखनऊ मेट्रो का शुरू हुआ था। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा है और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। असल में जब आप बड़े दलों की सरकारों और छोटे और बड़े दिल वाले क्षेत्रीय दलों की मिली जुली सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक रूप से उनको देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को सिद्ध करते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, वहाँ की शासन सत्ता पे काबिज होते हैं। तो दरअसल जो समस्या होती है वो बड़े दलों को होती है, क्योंकि फिर बड़े दलों के हाथों से नियंत्रण निकल जाता है और इसकी पीड़ा एक बार देश के सर्वोच्च महापंचायत लोकसभा में केंद्रीय संसद भवन में पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पीड़ा एक बार इस चीज़ को दर्शाती भी है। उन्होंने कहा कि ये अलग अलग क्षेत्रीय दल जो हैं ये अलग अलग लड़के आते हैं और दिल्ली में आके एक हो जाते हैं, क्योंकि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत कम समय तक वो प्रधानमंत्री, कम समय तक क्या, कुछ समय तक वो प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और तमाम जो पिछड़े दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और विकासवादी समाजवादी सिद्धांतों पे राजनीति करके जो नेता इस देश की राजनीति पे काबिज थे, उन्होंने ये फैसला किया कि पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म करना है और समाजवादी सिद्धांतों को स्थापित करना है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने केंद्र की सरकार को गिराने का फैसला किया। हाँ, तो दरअसल जब आप देखेंगे इन क्षेत्रीय दलों और बड़े राजनीतिक दलों, जैसे कि चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, मुख्य ये दो दल हैं जो केंद्रीय स्तर पे राजनीति में सक्रिय रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो है उद्योगपति वर्ग, कैपिटलिस्ट वर्ग, और जो क्षेत्रीय दलों का एक मजबूत स्तंभ है वो हैं इनका जनाधार। ये जो बड़े स्तर के दो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन लोगों ने उद्योगपतियों को नियंत्रण में रखा और जब उद्योगपति इनके समर्थन में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो आर्थिक रूप से इन बड़े दलों के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। और यही एक कारण रहा है कि इन बड़े दलों के द्वारा क्षेत्रीय दलों को एक नीचा दिखाने का काम किया गया है एक साजिश के तहत, और उन पे पता नहीं क्या क्या तमाम जो आधारहीन आरोप स्थापित किए हैं। परिवारवाद, जो
असल में हर जगह है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं है, असल में हर जगह है। तो वहाँ भी है तो यहाँ भी है, और इस मायने में उनको ये कोई अधिकार नहीं है कहने का। परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जातिवाद का आरोप लगाते हैं, और तरह तरह के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। और असल में अगर ये चीज़ें देखी जाएं तो ये जो आरोप लगाने वाले बड़े दल हैं, ये चीज़ें इन लोगों में ज़्यादा गंभीरता से व्याप्त हैं। आज के दौर में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इस सरकार में जितने बड़े स्तर पे घोटाले हुए, जितने बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ, जितने बड़े स्तर पे देश में असुरक्षित माहौल पैदा हुआ, देश में हर वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तो ये सब चीज़ें पैदा कर इन लोगों का ये राजनीतिक हथकंडा रहा। वहीं क्षेत्रीय दलों ने इस देश को जोड़ने का काम किया है, इस देश के लोगों को जागरूक करने का काम किया है, और इस देश की जो पुरानी नीतियाँ उनसे हटकर एक नया आयाम स्थापित करने का काम किया है। जो पुराने घाव हैं जो दूसरे के द्वारा दिए गए और हमारे लोगों ने जिनको अपनाया था, दरअसल में वो एक पिछड़ी हुई मानसिकता के कारण और उनको भटकाने के कारण लोगों ने एक दूसरे को, अपने पड़ोसियों को ही अपना दुश्मन मान लिया। ये सब इन जो सांप्रदायिक ताकतें इनके राजनीतिक हथकंडों का शिकार हुए और उनको मौका दिया। इन सांप्रदायिक ताकतों ने देश को हमेशा तोड़ने की राजनीति करी और ब्रिटिश हुकूमत की तरह बांटो और राज करो की नीति पे बड़े वर्गों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को तोड़ने का, उनको बांटने का, समाज में खाइयाँ पैदा करने का, दरारें पैदा करने का काम किया और वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम किया और सत्ता में काबिज होने का उनको मौका मिला। वहीं क्षेत्रीय दलों ने इस देश के लोगों को जोड़ने का काम किया, इस देश के पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को ये एहसास दिलाया कि आप संविधान के दायरे में हैं, संविधान आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, संविधान आपके लिए एक ढाल के रूप में आपकी जो संवैधानिक अधिकार हैं इनको कोई भी सांप्रदायिक ताकतें छीन नहीं पाएंगी। चाहे सदन में आप पिछले रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जो बड़े दल के नेता होंगे, जो प्रधानमंत्री रहें, बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हमेशा बांटने की बात करी है। उनके मुंह से हमेशा दो समाज में दो टुकड़े करने की बातें आई हैं। हमेशा उन्होंने इस देश के पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को असुरक्षित माहौल दिया है। उन्होंने कभी भी समाज को जोड़ने का, समाज को एकजुट रहने का आह्वान नहीं किया। ये सबसे बड़ी समस्या रही है हमारे देश के राजनीतिक माहौल की, और इस शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो संविधान की शपथ लेकर इस देश के सत्ता पे काबिज होते हैं, संविधान की शपथ लेकर संविधान के अधिकारों को उपयोग कर वो चुने जाते हैं। उसके बावजूद भी उनका ज़मीर नहीं जागता कि आप उसी संविधान का हनन करते हैं, उसी संविधान का खून करते हैं जिसने आपको वो ओहदा दिया है। जब मंडल और कमंडल की राजनीति बड़े स्तर पे हावी थी,
इस देश के पिछड़े वर्गों को, दलितों को, अनुसूचित जातियों जनजातियों को आरक्षण की देने की बात करी गई। आरक्षण लागू किया गया, मंडल कमीशन लागू किया गया। तो लालू प्रसाद यादव जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया और उसे स्वीकार किया कि राज रहे या चला जाए, लेकिन मैं अपने लोगों का भरोसा नहीं टूटने दूंगा, उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और उन्होंने उसे सिद्ध किया। बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी इस देश की राजनीति को, इस देश के असुरक्षित माहौल को, इस देश के असुरक्षित व्यवस्था को और ख़ासकर इस देश के पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों और वंचित तबके के बीच में संविधान का भरोसा स्थापित करने का काम किया। ये दो महत्वपूर्ण स्तंभ थे, एक बिहार में और उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने इस देश की राजनीति को जिंदा रखा, इस देश के संविधान को जिंदा रखा। और यही वजह है कि अगर आज देश में संवैधानिक व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है, और हम लोगों को और तमाम हमारे नौजवान साथियों को जो मौका मिल रहा है अपनी अभिव्यक्ति का, अपनी आज़ादी का, अपनी स्वतंत्रता का, असल मायने में जब हमारे संवैधानिक अधिकारों का ये हनन कर दिया जाएगा तो हमारी स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं रहते। तो इन क्षेत्रीय दलों की ही देन है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और दक्षिण भारत के तमाम राजनीतिक दल, जिन्होंने इन जो तानाशाही विचारधाराओं वाली, कैपिटलिस्ट विचारधाराओं वाली पार्टियों की सत्ताओं को नियंत्रण में रखने का काम किया और इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को और इस देश में संविधान के शासन को बचाने का काम किया। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप आज़ादी के बाद के भारत के इतिहास से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के राजनीतिक किरदार को एक बार के लिए अगर हटा करके देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, आपको ये यकीन हो जाएगा कि इस देश का भविष्य कितना खतरे में पड़ गया होता। इस देश का ना सिर्फ राजनीतिक भविष्य, बल्कि इस देश के जो लोग हैं उनका भविष्य पूरी तरह से खतरे में पड़ गया होता। चाहे आप कांग्रेस के इतिहास को उठा कर देखें, जब इंदिरा गांधी का समय था, देश में इमरजेंसी का दौर था, बिहार और उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन और जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चरम पर था और उन तानाशाही सरकारों को उखाड़ फेंका गया और संविधान का राज स्थापित किया गया। संविधान का राज स्थापित किया गया, लोकतंत्र को सुरक्षित किया गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया गया। और चाहे आप 90 के दशक की राजनीति को देख लीजिए, जब कुछ सांप्रदायिक ताकतें दक्षिण भारत से आईं, व्यापारिक राज्यों से आईं, गुजरात जैसे बड़े पूंजीवादी राज्यों से आईं और उन्होंने उत्तर भारत के बड़े वर्गों को बहकाने का काम किया, उनको तोड़ने का काम किया और उनको एक अंधविश्वासी माहौल में धकेलने का काम किया। उस राजनीतिक अस्थिरता को भी नियंत्रित करने का काम इन दो महापुरुषों ने किया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी।
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी जी को जेल में बंद किया और उनकी उस यात्रा को रोकने का काम किया। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले किसान और नौजवान के बेटे स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया बने, उन्होंने उन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम किया और उन पर गोलियां चलवाने का काम किया। इस तरीके से उन्होंने ये सिद्ध किया कि इस देश में संविधान का राज है और हम इस देश के अल्पसंख्यकों को ये खतरा कतई महसूस नहीं होने देंगे और उनको ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप की रक्षा के लिए इस देश का कानून, इस देश का संविधान अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। इसके लिए चाहे कितनी ही गोलियां चलवानी पड़े। अगर कोई कानून को हाथ में लेगा क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि इस देश के लिए सभी नागरिक समान हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, कानून सबके लिए समान रूप से व्यवहार करेगा और उन्होंने इसको ये सिद्ध किया। तब भी उस 90 के दशक की राजनीति को भी, मंडल और कमंडल की राजनीति को भी नियंत्रित करने का काम इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दलों ने किया, समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। इसी के कारण इन बड़े राजनीतिक दलों को मिर्ची लगती और ये पूरी तरह से इन क्षेत्रीय दलों से परेशान हैं। आप जब इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इन बड़े दलों के द्वारा जो असल में अपनी सोच में बहुत छोटे हैं, इनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि इन दलों की मानसिकता क्षेत्रीय है, इन दलों की सोच छोटी है, ये विकासवादी सोच के नहीं हैं, ये अलग तरीके के हैं। लेकिन जब आप उनके सत्ता का, उनके शासन का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो यही जो बड़े दल हैं, जो पूंजीवादी दल हैं, पूंजीवादी व्यवस्था को समर्थन करने वाले दल हैं, किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं और ख़ासकर जो दास प्रथा को मानते हैं, इस देश में उस माहौल को दोबारा पैदा करना चाहते हैं, इस देश के लोगों को फिर से गुलामी का जीवन देना चाहते हैं, जो इस देश के नौजवानों के सपनों को मारना चाहते हैं। उन दलों का जब आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, तब असल में आप पाएंगे कि जो क्षेत्रीय दलों ने काम किया, जो छोटे दलों ने काम किया, जिन पे अलग अलग तरीके के आरोप लगते रहे, उन्होंने जो अपने शासन काल में काम किया वो विश्व स्तर का काम किया। और जो बड़े दलों ने जो अपने आप को बड़ा दल मानते थे, उन्होंने सिर्फ लूट, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता फैलाने का काम, दंगे करवाने का काम, हत्याएं करवाने का काम किया, देश में राजनीतिक माहौल को असुरक्षित करने का काम किया, लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश रची, देश के नौजवानों के सपनों को मारने का काम किया, देश के किसानों को बर्बाद करने का काम किया। अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है जब आपने देखा कि दिल्ली राजधानी के बॉर्डर पे तमाम किसानों ने, हज़ारों की संख्या में किसानों ने अपनी जानें दे दी। लेकिन ये निर्लज्ज सरकार, जिसकी आंखों का पानी मर चुका है, एक संवेदनहीन प्रधानमंत्री जिसकी आंखों का पानी मर चुका है, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश भी नहीं की।
और उनको छलावे में रखा। इस देश की जनता ने जिस भरोसे के साथ इन लोगों को देश की महापंचायत में भेजा, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया कि आप इस देश के लोगों की समस्याओं को महसूस करेंगे, लेकिन उन्होंने उनके सपने का खून करने में, उनके अधिकारों का गला घोंटने में, उनकी खुशियों में छुरा भोंकने में कभी भी कसर नहीं छोड़ी। पूरी पुरजोर तरीके से उन्होंने कोशिश करी। नतीजा ये रहा कि इस देश के किसानों में उबाल आया और उन्होंने इस तानाशाही सरकार को, तीनों काले कानूनों को पलटने पे मजबूर किया और अंततः वो कानून सरकार को वापस लेने पड़े। तो इन सरकारों ने हमेशा देश विरोधी काम किए हैं, हमेशा देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करने का काम किया है, विकास के नाम पर अपने दोस्तों की जेब भरने का काम किया है। ऐसी सरकारें भी आई हैं इस देश में। तो आज का ये वीडियो, आज का ये संवाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से रहा है और हमने अपना टारगेट भी पूरा कर लिया है और हमने इस पार्क का एक और चक्कर पूरा किया है। तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हों, साथ ही साथ इस देश के राजनीतिक माहौल से भी रूबरू हों, राजनीतिक रूप से भी जागरूक हों और भूत काल की राजनीति को देखते हुए वर्तमान राजनीति को समझने का प्रयास करें और भविष्य की राजनीति को निर्देश देने का काम करें। यही आप लोगों से हमारी उम्मीद है, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि राजनीति सबसे गंदी चीज़ है। असल में राजनीति गंदी इसलिए है क्योंकि आप जैसा युवा वर्ग, अच्छी सोच वाला युवा वर्ग राजनीति से दूर रहने का प्रयास करता है। और असल में अगर कोई किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी समाज में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी देश को बदला जा सकता है, उसकी विकास के नए आयाम स्थापित किया जा सकते हैं, सामाजिक उत्थान किया जा सकता है, तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चाबी है वो राजनीतिक चाबी। तो उम्मीद है कि आप सभी क्रांतिकारी नौजवान साथी देश की राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और ये साबित करेंगे कि इस देश की राजनीति गंदी नहीं है, बल्कि गंदे लोगों के हाथ में इस देश की राजनीतिक बागडोर पहुंच गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि इस देश के नौजवानों को बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा किया जा सके। और आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों पर संघियों का कब्जा है। हर जगह उन्हें छात्र संघ राजनीति के चुनाव में हार का सामना करना पड़ता था और उन्होंने साजिशों के तहत छात्र संघ राजनीति के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनावों को रोक दिया, उनको बैन करवा दिया। अब हर जगह संघी लोगों को, संघी मानसिकता के लोगों को विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर के पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, जिसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में छात्र संघ को मार दिया गया है, छात्र संघ का गला घोंट दिया गया है, छात्र संघ को बर्बाद कर दिया गया है और राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले विश्वविद्यालयों को राजनीतिक पार्टियों का, संघी विचारधाराओं का अखाड़ा बना दिया गया है।
उम्मीद है कि आप लोग राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इस देश को आगे बढ़ाएं, देश की राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करें, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई फिर से जन्माष्टमी की। आज जन्माष्टमी का पर्व भी है और ये स्थान पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान भी है। जय हिंद।